नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा इसलिए खास होता जा रहा है क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका का यह युद्ध 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है और अब जो परिस्थिति है वो बेहद खतरनाक होती जा रही है। दुनिया का एक हिस्सा रण क्षेत्र बना हुआ है और इस रण क्षेत्र में एक बड़ा सवाल अब खड़ा हुआ है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की थी, क्या वो बिना किसी रणनीति के इस युद्ध में कूद पड़े? और आज जो तस्वीर बन रही है उसने ट्रंप को बुरी तरह से फंसा दिया है। लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि होर्मुज में एक तरफ जिस तरह से भारत की हुंकार नजर आई है, ईरान भारत के संवाद के रास्ते को समझते हुए रास्ता दे रहा है। हमारे देश के अंदर जो एलपीजी का संकट था उसका समाधान निकल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप के लिए कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी कहा जाता है होर्मुज को, और दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई लाइन कहा जाता है होर्मुज को। और यही होर्मुज इस वक्त यहां पर हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका, जो अपने आप को मानता है, ये तीनों ही आज एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से एक चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जला सकती है। बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जब मुद्दा आता है, वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई उपलब्ध होती हो, वहां से गुजरती हो। और इसी हॉर्मुज में सबसे बड़ी दुविधा डोनाल्ड ट्रंप के लिए दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रंप ने दुनिया से कहा कि आओ एक नौसैनिक गठबंधन बनाओ, युद्धपोत भेजो और हॉर्मुज को खुलवाओ। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया ट्रंप के साथ खड़ी है? हकीकत तो इससे बिल्कुल परे है। हकीकत यह है कि जिन देशों से ट्रंप ने मदद मांगी, वही देश अब पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। जापान ने साफ कह दिया कि हम जहाज नहीं भेजेंगे। जर्मनी और फ्रांस ने सैन्य कार्रवाई से दूरी बना ली। साउथ कोरिया ने भी कुछ ऐसी ही बात कही, कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। और सबसे बड़ा झटका चाइना, ये संकट युद्ध से नहीं बातचीत से सुलझेगा, यानी वो भी संवाद की बात कर रहा है। यानी कुल मिलाकर दुनिया के बड़े देश ये कह रहे हैं कि लड़ाई तुम्हारी है, जोखिम तुम्हारा है और जहाज भी तुम ही भेजो। अब यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या हॉर्मुज में ट्रंप रणनीतिक जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि सामने ईरान है जो पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो सकता है। और वैसे भी ईरान अमेरिका को सहयोग देने वाले तमाम उन देशों के जहाजों को यहां से नहीं गुजरने दे रहा है जो इस युद्ध में सीधे शामिल हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छी तस्वीर आज आ चुकी है। शिवालिक पहुंच चुका है, मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच चुका है, नंदा देवी पहुंचने वाला है। यानी कुल मिलाकर भारत ने जो संवाद का रास्ता कहा था, ईरान ने संतुलित नीति को समझा, परखा। ईरान ने भारत को अपना अच्छा दोस्त माना और रास्ते खोल दिए। लेकिन ट्रंप के लिए नहीं हो रहा है। ट्रंप के लिए तो सीधे तौर पर रास्ते बंद है, और अगर ये रास्ते लगातार यूं ही बंद रहे तो सिर्फ तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी, जो आज की तारीख में $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञ तो ये कह रहे हैं कि आंकड़ा 200 तक पहुंच सकता है। अगर साहब ऐसा हो जाता है तो यकीन मानिए दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। एशिया, यूरोप, अमेरिका, हर जगह महंगाई का तूफान आ सकता है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या ट्रंप की ये रणनीति दबाव की कूटनीति है, या वैश्विक समर्थन के बिना ये जोखिम जो ट्रंप ने लिया है वो उन्हीं के गले की फांस बन चुका है? क्या अमेरिका दुनिया को साथ लेकर चल पा रहा है, या फिर दुनिया अब अमेरिकी सैन्य एजेंडे से दूरी बना रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज में युद्ध का दायरा बढ़ता है तो इसका असर भारत जैसे देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर कितना पड़ेगा? इसी पर करेंगे आज रण क्षेत्र में खुलकर बात, और साफ तौर पर यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई हॉर्मुज में ट्रंप फंस चुके हैं। रिएक्शंस आ चुके हैं, पहले रिएक्शंस और फिर आज के गेस्ट से आपका परिचय और आज की चर्चा की शुरुआत।
want to negotiate, and yes, they should. But I don't think they're ready to do what they have to do. But I think they will be ready at some point. But we're doing very well with respect to that old situation in Iran. We are talking to other countries about working with us on the policing of the strait. And I think we're getting good response. If we do, that's great. And if we don't, that's great too. Remember, like as an example, in many cases, the NATO countries, we're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. And many, it's got a notion that between us doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. Their missiles are down to a low number. You see, they're shooting very. You know why? Because they don't have very many of them. And because we've decimated their manufacturing capability. China's an interesting case study. They get most of their oil, as you know, by car. Get a lot, about 90% through the strait. So I said, would you like to come in and we'll find out. Maybe they will, maybe they won't. You know, there's some other deeper reasons why they may not. They should come in my opinion. It never made sense for years. If you go back and look at what I've said years ago, I said, why are we maintaining the Hormuz Strait when it's really there for China and many other countries? Why aren't they doing it? And that's because we had weak leadership, to be honest with you. But I'm bringing it up now. So I think even long term, I think it's something that other countries should help us with. And again, remember there's about seven. Just remember that it's something that we don't need, and these countries don't need. And yet for years, it's like for years we've been maintaining and doing a great job. And now that the war is, now that they've been diminished in terms of military, their military has been greatly diminished. I think it's a good thing for other countries to come in. Now, it would have been nice, as I said to the Prime Minister of the UK, who sort of was reluctant to put his 2 aircraft carriers into harm's way. That would be 2 weeks ago. And as soon as we demolished, essentially, pretty much demolished it, we're not over yet, but pretty much we're in great shape. Let's put it that way, everybody knows. He said, we'd like to send our aircraft carriers. I said, I don't want them after we win the war. I want them before we start. So whether it's whether we get support or not, but I can say this, and I said it to them, we will remember. तो क्लियर है, ट्रम्प खुलकर नाम ले रहे हैं भाई कि जापान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब एक साथ आए, नौसैनिक गठबंधन बनाए, लेकिन सबने इनकार कर दिया साहब। और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर क्या ये जो रणनीति ट्रंप ने बनाई थी, उनकी ये वैश्विक रणनीति फेल होती जा रही है? क्या अमेरिका से अब देश दूरी बनाने लगे? और खास तौर से अगर नेटो की बात करें तो वो भी अब ये समझने लगे हैं कि अमेरिका ने ये युद्ध जानबूझकर जो छेड़ा था वो अब विश्व में आर्थिक संकट का कारण बन रहा है। और यही वजह है कि अब इसे ट्रंप की गले की फांस समझा जा रहा है। आइए खुलकर करते हैं बात, और हमारे साथ आज की इस बड़े डिस्कशन में जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, स्वागत करते हैं। देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे साथ विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी सर जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं अरविंद तेजावत साहब हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और विदेश मामलों के जानकार हैं प्रियदर्शी रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों के साथ शुरुआत करती हूं, और पुष्कर जी आपके साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि स्ट्रैटेजिक जब इस तरीके की स्थितियां आती हैं, स्ट्रैटेजिकली ये कहा जा रहा था कि भाई ये जो सारी परिस्थिति दिख रही है, आज से 1 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले की अगर बात कर ले तो ये कहा जा रहा था ये लंबा नहीं चलेगा। ट्रंप ये सोच रहे थे कि ये हमने जो शुरू किया है वो बहुत जल्द हम ही खत्म करेंगे, लेकिन यहाँ तो स्थिति ये आ गई कि उनको मदद की गुहार लगानी पड़ी, और जिनसे गुहार लगाई उन्होंने ही सीधे एक संकेत दे दिया कि तुम्हारा युद्ध तुमने छेड़ा, तुम ही सेटल करोगे। तो ये कितनी बड़ी हार मानी जाए वास्तव में ट्रंप की? सर प्लीज अनम्यूट योर डिवाइस, अभी अनम्यूट नहीं है सर।
आई एम सॉरी, हाँ, please, लाओदी जी, continue. मैं शुरू से ये कहता आया हूं कि जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा ईरान का उतना नुकसान है। देखिए, ये सामरिक चीजें जो दिखती हैं वैसी होती नहीं। मैं आपको बताता हूं, पहली स्टेज में जो इस ऑपरेशंस का उद्देश्य था इजराइल और अमेरिका का, वो सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन था। रिजीम चेंज और खामनेई के मारे जाने के बाद अगर हिजबुल्ला अटैक न करता तो हिजबुल्ला के ठिकानों में अमेरिका और इजराइल को अटैक करने की छूट न मिलती। तो हिजबुल्ला ने हमला करके गलती किया। अब अगले चरण में क्या किया, इजराइल और अमेरिका ने हिजबुल्ला के ठिकाने नष्ट किए। उसके बाद ईरान की जो बाद की लीडरशिप थी, 50-60 जो टॉप लीडरशिप मारी गई, उसके बाद की लाइन की जो लीडरशिप थी उसको भी सामरिक समझ नहीं थी। उन्होंने 8-9 देशों पे जहां बेस थे अमेरिका के, उस पे हमला करके गलती की। फिर उन्होंने अगली गलती की हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके। अब देखिए अमेरिका यहां कर क्या रहा है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया और जापान को ही क्यों चुना, क्योंकि जापान के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ 1951 में उन्होंने ट्रीटी की थी, एक अनजुस ट्रीटी की थी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस की, जो 1951 में हुई थी। और 1951 में ही, और बाद में उसको अपडेट किया गया 1960 में, वो जापान के साथ भी इन्होंने ट्रीटी की थी। तो इनको पता था कि ये दोनों मना कर देंगे, क्योंकि उस ट्रीटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि जब ये हमला करें तो उनका साथ दें। अगर वास्तव में अमेरिका को साथ चाहिए होता तो नाटो के सदस्य तुर्की से वो पहला साथ मांगता। आप समझिए, जिस दिन अमेरिका को वास्तव में साथ की जरूरत पड़ेगी वो तुर्की का साथ मांगेगा। और 500 किलोमीटर लंबी जो सीमा है तुर्की के पास, जिस तरह के हथियार और जिस तरह की आर्मी है, जिस तरह की एयरफोर्स है, जिस तरह के संसाधन है, वो ईरान को पूरी तरह ध्वस्त कर सकता है, सिर्फ एक नाटो का देश। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये एक इंक्लूजन टैक्टिक्स कर रहे हैं। अभी जो ट्रंप का बयान आपने चलाया, बहुत बहुत अच्छा किया आपने, दर्शकों को बयान दिखाया, उससे बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि वो इस बात को पॉइंट बना रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को आपने बंद करके पूरे विश्व को खतरे में, दिक्कत में डाला है, पूरा विश्व दिक्कत में है। मैं शुरू से कहता रहा हूं, अमेरिका की अब नियत और ऑब्जेक्टिव ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पे कब्जा करके उसका संचालन, उसका नियंत्रण अपने गुलाम यूएई के हाथ में दे दे, और वो उसी टैक्टिक से चल रहा है। ये जो कॉल फॉर हेल्प है, ये सिर्फ एक दिखावे के दांत हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर ये कॉल फॉर हेल्प सिर्फ दिखावा है तो फिर इन देशों की तरफ से रिएक्शंस क्यों आए, उन्होंने साफ इनकार क्यों किया, और कुछ ने तो कहा कि हाँ, इसको किस तरह से फिर लिया जाएगा? बिल्कुल मैं बताता हूँ, साफ इनकार करना ही था। देखिए, जापान की जो आर्मी है, जापान की जो फौज है, उसको बनाने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसको मॉडिफाई करने में हैरी ट्रूमैन और अमेरिका का हाथ है। खास तौर पे जापान के संविधान में लिखा हुआ है कि जापान एक डिफेंसिव फोर्स रखेगा, किसी भी ऑफेंसिव, किसी भी फॉरेन लैंड में, फॉरेन वाटर्स में वो नहीं जाएगा। ये पता है अमेरिका को, उसी ने लिखवाया है। और दूसरी बात, जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, उनको पता है इस तरह का इंटरवेंशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी पूरी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप का मैंडेट चाहिए। तो उन्होंने तो अभी वो दिखा रहा है कि मैंने सबसे कहा कि तुम मारो, तुमने नहीं मारा, पूरा दुनिया नहीं आई। अब सारी दुनिया संकट का सामना कर रही थी, मैं क्या करता, आई एम द बिग बॉस, आई एम द बिग ब्रदर। तो मुझे ईरान को नेस्तनाबूद करके उसका कंट्रोल हॉर्मुज का देना पड़ा यूएई को। ये सिर्फ चाल है और कुछ नहीं है। अरविंद जी, सहमत है आप? क्या ये सिर्फ गेम ऑफ ऑप्टिक्स है या वाकई फंस गया है अमेरिका? ट्रंप की अपनी चाल उनके लिए यही मुसीबत बन गई? अरविंद जी, देखिए लावनी जी, प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान में कॉन्ट्रडिक्शन साफ दिखा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि दरअसल जो टारगेट्स थे वो अचीव कर दिए गए हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को छुड़वाना होगा। आप पूरी चीज को समझिए, अगर वहां से जहाज जाते हैं तो ईरान के पास वो मिसाइलें हैं, जैसा कि आपने भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का जो बयान सुनाया था, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया है कि ईरान की कोई सी भी मिसाइल आके जहाज पे हमला कर सकती है, और उससे बचाव का अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है। यहां तक कि अब्राहम लिंकन वो कहां छुपा है, यमन की खाड़ी के आसपास है या नहीं है, यह भी नहीं पता है। अमेरिका ने अपने सारे शिप्स हैं, चाहे वो रूजवेल्ट हो, अब्राहम लिंकन हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, सबको उन्होंने पीछे ले लिया है, क्योंकि वो सब के सब जहाज ईरान की मिसाइलों के हद में आ रहे हैं। और ईरान की ये तैयारी खाली अभी की नहीं है। ईरान पिछले 2-3 डिकेड से, जब से मतलब इराक खत्म हुआ, उसे पता था कि इराक के बाद में तेल को लेकर अगर अगला कोई टारगेट होगा तो वो डेफिनेटली ईरान ही होगा। तो वो पिछले 2-3 डिकेड से तैयारी कर रहा है इन सब तमाम चीजों की।
तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान में वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है। अगर नहीं होता तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर बात नहीं कर रहे होते हैं, जो उनके अपने काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं, और उनसे ईरान से ये नहीं कहते अपने पुराने संबंधों का हवाला देकर, वो नहीं कहते कि हमारे शिप्स आने दीजिए। हमारे अभी तक 2 शिप्स आए हैं, नंदा और शिवालिक। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही शिवालिक भी आया, मुंद्रा पोर्ट पर आया है। जी बिल्कुल। तो ये 2 शिप्स आए हैं, हमारे 26 शिप्स अभी भी वहां लाल सागर में तैर रहे हैं। हमें उन 26 शिप्स को भी लाना है, और वो मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार वो लाने में कामयाब रहेगी। हमें ईरान से बात करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में, और हमें हमारे संबंधों का हवाला देना पड़ेगा। हमारे लिए गैस की समस्या क्यों है, इसको समझे देखिए। नहीं अरविंद जी, मैं उस पर जरूर जाऊंगी, लेकिन जो आपने कहा कि हमारे लिए ये मजबूरी है, जैसा आप कह रहे हैं कि हमें बात करना ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये हमें देखना होगा कि इसमें फायदा केवल भारत का नहीं है, ईरान के भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो भारत में उपस्थित है, और ऐसे में ईरान के लिए भी इस संबंध को आगे बढ़ाना जरूरी था। इसीलिए ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट अगर आता है कि भारत संतुलित नीति के साथ चल रहा है और ईरान का मित्र रहा है भारत, तो ये अपने आप में बताता है कि भारत को ही नहीं, ईरान को भी भारत की जरूरत है। अब गैस पर हम आएंगे जी, गैस पर हम जरूर आएंगे, लेकिन जल्दी से जरा प्रियदर्शी जी का भी एक कमेंट ले लेती हूँ। प्रियदर्शी जी, ये जो पूरी परिस्थिति बनी, अभी 2 दिन पहले मेरी और आपकी जब बात हो रही थी इसी डिबेट के ड्यूरेशन में, तो आपने एक बात कही थी कि देखिए परसेप्शन बहुत मायने रखता है अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देखें, और जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरीके की परिस्थिति हो कि युद्ध जैसी भूमिका बन रही हो, तब तो बहुत ज्यादा खेल हो जाता है परसेप्शंस और नैरेटिव का। क्या आपको लगता है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो वही परसेप्शन और नैरेटिव का ही गेम चल रहा है, वास्तविकता इसके इतर है जो वो अभी दिखाना या बताना नहीं चाहते? देखिए, हुई है वही जो ट्रंप रची रखा वही होगा। हाँ बिल्कुल, युद्ध के दौरान वही होगा जो ट्रंप, सारी व्यवस्था तो ट्रंप की है ना। जो परसेप्शन और नैरेटिव बनाने की जिम्मेवारी भी है वो मीडिया के पास है। मीडिया पर कंट्रोल किसका? अमेरिका का। वेस्टर्न मीडिया पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का। सोशल मीडिया पर कंट्रोल किसका? अमेरिका का। तो जो वो दिखाना चाहेंगे आज की तारीख में ट्रंप, दुनिया वही देखेगी, दुनिया उनके ही नजरिए से देखेगी, अधिकांश दुनिया। तो आज ट्रंप यही दिखाना चाहते हैं, द ग्रेट ट्रंप ड्रामा में, कि देखिए हम इस तरीके से अब एक्ट कर रहे हैं, दुनिया से मांग रहे हैं मदद कि हम फंस चुके हैं। हालांकि फंस भी चुके हैं, वास्तविकता अगर देखा जाए तो ट्रंप फंस चुके हैं ईरान युद्ध में। अमेरिका का इंटरेस्ट कितना है? 10% 20% ईरान युद्ध में। बाकी का जो इंटरेस्ट है 70% 80% जो है वो तो इजराइल का है। लेकिन अमेरिका इजराइल से ज्यादा एनर्जी के साथ वहां युद्ध लड़ रहा है, उसको ज्यादा दूर से आना पड़ रहा है, उसकी इजराइल की छोटी व्यवस्था बर्बाद हो रही है। अमेरिका की तो बनी बनाई पूरी दुनिया इसमें दांव पर लगी हुई है। तो अमेरिका के लिए बहुत कुछ दांव पर लग गया है। अपने लोगों को भी तो इनको समझाना है, अपने देशवासियों को भी तो समझाना है कि नहीं, देखिए भाई मैं प्रयास कर रहा हूं युद्ध समाप्त करने के लिए, नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं। ये आई वॉश करने की भी कोशिश है दुनिया के साथ साथ अपने समर्थकों को भी और अपने देशवासियों को भी, क्योंकि देश में ही विद्रोह न हो जाए, अमेरिका के लोग ही सड़कों पर न जाए, एक संभावना यह भी बनी हुई है। हालांकि अभी ट्रंप के पक्ष में अधिकांश अमेरिकावासी हैं, भावनाओं के समंदर पर के सैलाब पर जो सवार है अमेरिका, उसमें यही है कि अभी ईरान को किसी तरीके से खत्म होना चाहिए। अमेरिका, अधिकांश अमेरिकावासी यही चाहते हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो वैश्विक संकट के लिए जिम्मेवार अमेरिका होगा। इस युद्ध की जिम्मेवारी और इस संकट की जिम्मेवारी पूरी तरीके से अमेरिका के कंधों पर आएगा ही आएगा। आज तमाम देश जिस तरीके से अमेरिका से अपना साथ खींच रहे हैं, कभी ब्रिटेन हाँ में हाँ मिलाया करता था, कभी नाटो के देश पूरी तरीके से अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाया करते थे। इस युद्ध में आंशिक तौर पर ब्रिटेन के अलावा कोई नाटो का देश, कोई यूरोपियन देश इनके साथ जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। तो ये बदली हुई परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप का नया चाल है, जिसमें वे अपने देशवासियों को और पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो, जल्दी खत्म हो, ये वैश्विक संकट नहीं रहे, लेकिन दुनिया के लोग ही नहीं चाह रहे, दुनिया के लोग ही नहीं साथ दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस हमाम में सभी डूब जाए। हम तो डूबे सनम, सबको ले डूबे। हम तो इस युद्ध के लिए जिम्मेवार बने ही, सारे लोग जिम्मेवार बने, क्योंकि युद्ध जब समाप्त होगा तो ईरान भी हिसाब किताब करेगा ना, बाकी देश के लोग भी हिसाब किताब करेंगे ना, कि कौन कैसे क्या
तो उसमें कोई भी खलनायक बनने के लिए दुनिया का देश तैयार नहीं है। अमेरिका का साथ दे, आज की तारीख में नाटो देशों को भी लगता है कि हम साथ दे रहे हैं, यानी खलनायक बन रहे हैं। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ईरान गलत है, माना, लेकिन ये जो वैश्विक संकट पैदा हो गया है, अमेरिका ने इसका उपचार पहले से क्यों नहीं कर रखा? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर आपने इसे कहा कि जो गलत हो रहा था उसे दुरुस्त करने के लिए, उसे सही करने के लिए कदम उठाया गया, तो फिर इसका जो आफ्टर इफेक्ट था इस पर क्यों नहीं चर्चा की गई, इस पर मंथन क्यों नहीं किया गया? तो ऐसे में पुष्कर सर, क्या ये माना जाए कि स्ट्रेटेजिकली जो अभी परिस्थिति बनी हुई है, जो जिस अभी वैश्विक समर्थन का अगर दिखावा भी ट्रंप करते हैं कि नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता चला जाता है तो क्या हम वाकई मान लें कि हम संकट का सामना करने वाले हैं? क्या ये युद्ध, जो तीसरा विश्व युद्ध बार बार कहा जाता है, तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति वाकई क्या बनेगी? किस तरीके से इसे आप देख रहे हैं? लावनी जी, तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी, और उस बात का यह प्रमाण है कि अमेरिका ने जब और अपेरेंटली और कंट्रीज को इसमें कूदने को बोला तो सबने मना कर दिया, कोई नहीं कूदेगा। लेकिन हाँ, जो आपने पहले टर्म बोला, अगर ये युद्ध लंबा चला तो वैश्विक संकट की स्थिति पैदा होगी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये हमें 2002 में जॉर्ज बुश ने इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया को बोला था एक्सेस ऑफ इविल, और तब से इनकी जो डॉक्ट्रिन है, जो इनकी विदेश नीति की डॉक्ट्रिन है, जो इनकी सामरिक नीति की डॉक्ट्रिन है, वो इन देशों को इविल घोषित करने की है। ईरान पे अटैक भी उसी डॉक्ट्रिन के तहत हुआ है कि इनका डिमोनाइजेशन किया जा सके। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद वो डिमोनाइजेशन प्रोसेस में अमेरिका को मदद मिली है। अभी अमेरिका विक्टिम बनाना चाहता है पूरे वर्ल्ड को कि भाई ईरान की एट्रोसिटी का, इसकी हट का पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है, और जब तक भुगतेगा नहीं, जैसे अभी ये बात पैनलिस्ट ने कही कि क्यों नहीं अमेरिका ने ऊर्जा के प्रबंध किए। अमेरिका ने ऊर्जा के अपने लिए प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो प्रबंध कर सके तो भी नहीं करेगा, क्योंकि जब दुनिया त्राईमाम करेगी ऊर्जा की, तभी उसको पीछे से गोहेड मिलेगा कि नहीं, अब कुछ भी करो, मारो ईरान को, खत्म करो, लेकिन हमारा ऊर्जा संकट हटाओ, हॉर्मुज को फ्री कराओ। ये इतना आसान नहीं होता कि जो अपेरेंटली दिख रहा है वही हो। अमेरिका, देखिए, किसी भी युद्ध में पहली कैजुअलिटी प्लान्स होते हैं। जब पहली गोली चलती है, हम फौज में कहते हैं द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ फर्स्ट बुलेट इज योर प्लान, योर ऑपरेशनल प्लान। तो प्लान कहीं ना कहीं तो फेल हो गई, अमेरिका के भी फेल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन उनका जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव था, जो ब्रॉडर स्ट्रेटजी थी, वो उसके हिसाब से चल रहे हैं। और ईरान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है इस समय, ईरान के ऊपर अमेरिकी एयर सुपीरियोरिटी है, एक भी एयर अटैक नहीं कर पाया ईरान आज तक, और अब आगे कर भी नहीं पाएगा। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे जरा समझाइए, एक चीज जरा समझाइए कि आप लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की जो ये रणनीति है वो फेल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर देखें तो ईरान भी तो एक रणनीति चल रहा है ना। उसकी रणनीति में अगर आप देखें कि वो साफ तौर पर ये कहता है कि अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वाले जहाजों को यहां से नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो ऐसे हालत में जैसे भारत के साथ संवाद हुआ, तो ये जो देश जो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई आपकी लड़ाई है, या वो अगर वो गेम ऑफ ऑप्टिक्स भी हैं, तो भी तो एक मैसेज ईरान की तरफ से भी जाएगा कि देखिए दे आर नॉट इन्वॉल्विंग, और इसीलिए हम इनके जहाज को गुजरने देंगे। तो ये तो ताली दोनों तरफ से बज रही है। अगर अमेरिका इसमें कुछ टेक्निकल पेज है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो आपने पूछा, देखिए जो भारत के जहाज आए वो भारतीय नौसेना की स्कॉट शिप में आए, और भारतीय नौसेना की तूती बोलती है महासागरों में, ये हर कोई जानता है, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, वो हमारी नौसेना से डरता है, हमारी बात अलग है। इसी तरह रूस की, चीन की बात अलग है। लेकिन और जो बहुत सारे कंट्रीज हैं, वहां की इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर देती है किसी भी कमर्शियल शिप को इंश्योरेंस में कवर करने से, तो वो खुद भी नहीं जाएंगे, उनको मिलिट्री स्कॉट नहीं मिलेंगे, तो वो खुद भी नहीं जाएंगे। अगर ईरान ये बोले भी कि तुम आ जाओ कोई बात नहीं, अमेरिका बोले भी कि तुम आ जाओ, तब भी वो टेक्निकली वहां नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात ये कि इसमें क्योंकि वॉर में बहुत ही गंदे गंदे काम भी होते हैं, और अमेरिका और ट्रंप जैसा आदमी किसी भी लेवल तक गिर सकता है, तो आई एम वेरी श्योर कि आगे जाके ये भी हो सकता है कि ड्रोन से किसी ऐसे देश के शिप्स पे, कमर्शियल शिप्स पे, सिविलियन इनोसेंट शिप्स पे हमला हो जो कि ईरान से अच्छे टर्म्स रखता है, और उसका ब्लेम ईरान पे डाला जाए, ऐसा भी संभव है। तो इसके चलते भी देश नहीं भेजते वहां पर,
तो इतना आसान नहीं है कि अगर वो ईरान कह भी रहा है कि मुझे सिर्फ दिक्कत उनसे है जो हमारे अमेरिका के साथ है। दूसरा, माइनिंग जो होती है, माइंस बिछाई जाती हैं, वो अनसर्टेनिटी होती है। हम लोग जब टारगेट बस्टिंग, मैंने भी नेवल में रियल टाइम टारगेट बस्टिंग की है मेरी टाइम, तो मुझे पता है कि हम जो टारगेट होता है 2 दिन पहले उसकी जो पोजीशन लेते हैं उससे वो बहुत डाइग्रेस कर जाता है। तो सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती, इसलिए मुझे लगता है बहुत कैलकुलेटेड गेम ईरान भी नहीं खेल पा रहा है। बहुत कैलकुलेटेड गेम ईरान नहीं खेल पा रहा है, लेकिन अरविंद जी, कैलकुलेशन तो दोनों का ही लगभग मुझे लगता है कि गड़बड़ हो रहा है क्या। चलिए, इस सब के बीच एक वॉर ब्रेकिंग आ रही है, जरा सीधे वॉर ब्रेकिंग की तरफ आपको लिए चलते हैं। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच ब्रिटेन के पीएम का स्टेटमेंट आया है। मिडिल ईस्ट से बड़े युद्ध में नागरिक सुरक्षा होगी ब्रिटेन की प्राथमिकता। ब्रिटेन ये कह रहा है कि हम शामिल नहीं होंगे। कीर स्टारमर ने समाधान और स्थिरता पर जोर दिया है। तो वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच ब्रिटेन के पीएम का ये बयान आया है। मिडिल ईस्ट के बड़े युद्ध में देश नहीं होगा शामिल। ब्रिटेन ने साफ साफ शामिल होने से इनकार कर दिया है। उनके लिए उनका कहना है कि नागरिक सुरक्षा सर्वोच्चता है। अरविंद जी, कुछ ऐसा ही सवाल मेरा होने वाला था कि क्या ऐसी परिस्थिति में यह माना जाए कि जो अमेरिका की जो वैश्विक नेतृत्व क्षमता है, जिसका वो बार बार हवाला देता है, क्या वही अब खतरे में पड़ गई है? उस पर ही सवाल खड़े हो गए। लावनी जी, बिल्कुल आपका विश्लेषण एकदम बिल्कुल सटीक और ठीक है, क्योंकि अमेरिका का अगर सबसे कोई करीबी दोस्त अगर हम नेटो कंट्रीज में देखें तो वो ब्रिटेन ही था, और उसने भी मना कर दिया क्योंकि उसे पता है कि अगर ऐसा करेगा तो वो अपने लिए खतरा और समस्याएं खुद आमंत्रित करेगा, और वो वहां के विपक्षी दल बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। एक मजेदार बात यह है कि इजराइल के लिए तो ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी, उसके अस्तित्व की लड़ाई थी, पर अमेरिका के लिए तो ये चॉइस की लड़ाई थी। और वहां अमेरिकन ओपोजिशन डोनाल्ड ट्रंप पे बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है, और ऐसा उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद मिड टर्म इलेक्शन भी हार जाए, जिसके बारे में उन्होंने खुद ने भी आशंका जाहिर की है कि मैं मिड टर्म इलेक्शन शायद न जीत पाऊं। तो ओपोजिशन उन पे बहुत हावी है। तो अच्छा है भारत के लिए, तो कम से कम भारत के लिए इसलिए अच्छा है कि एक अहंकारी देश को झुकना पड़ेगा, और भारत जो सस्ता तेल खरीदता आ रहा था, इराक युद्ध के बाद में वह महंगा हो गया, वेनेजुएला से भी खरीदता था, वहां से भी भारत को बंद करना पड़ा अमेरिका की वजह से। ईरान से हमारी गैस पाइपलाइन बिछने वाली थी, अमेरिकी दबाव में मनमोहन सिंह जी साहब ने उसे भी निरस्त कर दिया था। पर अब वर्तमान सरकार हो सकता है कि ऐसा सोच है कि हम अमेरिका के दबाव में न आकर हम गैस खरीदें, तो इससे हमें एक सस्ती गैस मिल सकती है, जैसा कि हमें रूस से एक पेट्रोलियम मिला है सस्ता। और कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो पैनलिस्ट, जो पुराने जो पारंपरिक जो कूटनीतिज्ञ है, वो यही कह रहे हैं कि दरअसल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऑयल रिजर्व काफी अच्छी मात्रा में है। और हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने भी, पुरी साहब ने भी बोल दिया है कि हमारे पास गैस पर्याप्त मात्रा में है। बस केवल ये हो सकता है कि ये जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो जबरदस्ती रख लें तो कहीं कृत्रिम किल्लत पैदा ना करें, इसलिए सरकार की उन पे भी पूरी नजर है। पुरी साहब ने बिल्कुल साफ साफ स्टेटमेंट दिया है। तभी भारत में कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो सरकार का स्टेटमेंट है। भारत में कभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारत तैयार है किसी भी संकट के समय, और जैसा प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि अगर आपदा आए तो अवसर तलाशो, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, वैकल्पिक रास्तों को तलाशने की जरूरत है, और संवाद से समाधान निकालने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर समाधान में कूटनीति बहुत मायने रखती है। भारत की बदली हुई विदेश नीति का डंका तो बज रहा है। ये सब कुछ होता है विदेश नीति पर निर्भर करता है, आपकी कूटनीति, आपके संवाद क्षमता पर निर्भर करता है, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। लेकिन ट्रंप जब से आए हैं, उन्होंने अपने हाव भाव, अपनी नीतियां, अपनी कूटनीति और अपने व्यवहार से बता दिया कि अमेरिका जो दादागिरी करना चाहता है वो जरूरी नहीं है कि हर बार रास्ते तलाशे, और इस बार भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। विदेश नीति के मामले में क्या ट्रंप को फेल माना जाए भारत के आगे खासतौर से? देखिए, बिल्कुल दोनों दो चीजें हैं। अमेरिका की जो कूटनीति है वो युद्ध की नीति है, और भारत की जो नीति है ऊर्जा की राजनीति है। दोनों दो चीज कर रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि, या मानता है कि हर समस्या का समाधान
शक्ति संतुलन से हो सकता है, शक्ति का दबाव बना करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। भारत उन देशों में से है, आज से नहीं पहले से भी, जो यह मान करके चलता है कि व्यवहारिक तरीके से विदेश नीति को चलाया जाना चाहिए, शक्ति का संतुलन होना चाहिए, उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमेरिका पर कई चार्जेज हैं। अपनी विदेश नीतियों को सफल बनाने के लिए अमेरिका अपनी शक्ति का बेजा इस्तेमाल करता है। कई बार इसका उदाहरण देखने को मिला, और अभी मतलब सिर्फ ईरान ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले कई देश इसके शिकार हुए, उसके शक्ति संतुलन को लेकर के, अमेरिका का जो शक्ति इस्तेमाल है उसको लेकर के। तो अमेरिका और भारत दोनों की नीतियों को आप एक प्लेटफॉर्म पर रख ही नहीं सकते हैं। अमेरिका की नीति को कई बार आप तुलना कर सकते हैं कि बड़े बड़े जो रावण हुए, है ना, और भी जो विलेन, अभी देखिए मैं विलेन नहीं अमेरिका को कह रहा हूँ, कई मामलों में अमेरिका बहुत अच्छा देश है, लेकिन हाँ युद्ध के मामले में उसकी अहंकारी नीतियां रही हैं। वो गजब का देश है भाई। उसके राष्ट्रपति खास करके डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो देश एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल है, बेलगाम हो चुका है। एक बेहतरीन घोड़ा अमेरिका, लेकिन उस पर लगाम कसने वाला जो व्यक्ति है वो भी बेलगाम है। कुछ इस तरीके से वो देश बढ़ रहा है विदेश नीति के मामले में। तो अमेरिका की जब विदेश नीतियों की जब भी आप समीक्षा करिएगा तो उसमें अमेरिका के अहंकार और इतना असीम शक्ति, आज कोई भी देश सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। रूस भी नहीं रह गया है, चीन भी नहीं रह गया, और दोनों मिल करके भी शायद अमेरिका को अभी की स्थिति में चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। कोशिश तो की जा रही है रूस और चाइना के बीच में कि एक गठबंधन बना करके किसी तरीके से अमेरिका को रोका जाए। ईरान में जो चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो रसिया और चीन दोनों को मैसेज भी दे रहा है अमेरिका कि देखिए आपके चाहने वालों को, आपके चहेतों को किस तरीके से हम नेस्तनाबूद कर देते हैं छाती पर चढ़ करके। ये अमेरिका मैसेज दे रहा है। तो अमेरिका जो मैसेज देना चाहता है उसमें वह पूरी तरीके से कामयाब है। यानी वो चाहता है कि हम फोर्सफुली किसी भी चीज को करवा लेंगे, और दुनिया की कोई भी ताकत आज की स्थिति में मौजूदा नहीं है जो हमारी इच्छा शक्ति के आगे आड़े आए। हम जो चाहेंगे वही करेंगे, और वही अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका को चुनौती चाइना दे सकता था, रसिया दे सकता, लेकिन चाइना खुद में फंसा हुआ देश है, वो अपने आप से बाहर निकलता ही नहीं। उसको खुद चाइनीज लोग शायद सुविधा भोगी हो गए हैं, या फिर वहां का जो सत्ता है वो पूरी तरीके से सुविधा भोगी है। वो ये मतलब दुनिया को युद्ध में फंसा देता है। आपको इनके बहुत ज्ञान दे देगा, बहुत शस्त्र दे देगा, बहुत सारे कर्ज भी दे देगा चीन, ठीक है, दोस्ती के नाम पर, लेकिन युद्ध करने आपके साथ नहीं आएगा। ये ईरान युद्ध में साबित हो गया। युद्ध के मामले में कह सकते हैं, लेकिन प्रियदर्शी जी मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि कोई भी अमेरिका के आगे अमेरिका को झुका नहीं सकता, लेकिन हम भारत वाले हैं, भारत वाले जानते हैं कि झुकाना किसे कहते हैं। हमने टैरिफ के मामले में उनको बता दिया और बो डाउन करना पड़ा उनको। तो ये दरअसल मुझे लगता है पुष्कर जी कि ये हर चीज, जैसा हम कहते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, हम हमेशा भारत ने कभी भी युद्ध की पहल भी कभी नहीं की, और हमेशा से से रास्ता निकालना चाहा। लेकिन भारत आज की अगर तारीख में देखा जाए तो दुनिया में जितने भी बड़े देश हैं उनकी तुलना में जो भारत की विदेश नीति है, भारत की कूटनीति है, वो ऑफेंसिव हुई है, और उस ऑफेंस में भी संवाद है, उस ऑफेंस में भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, और यही भावना शायद हर बार हमें जीत दिला रही है जो अमेरिका या ट्रंप की नीति में नजर नहीं आती है। पुष्कर जी लावण्य जी बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा, और रंजन जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ट्रंप एक पागल व्यक्ति हैं, एक मानसिक रोगी हैं, और अमेरिका की विदेश नीति अलग अलग आयामों में चल रही है। CIA अलग तरीके की विदेश नीति कर रहा है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर रहा है, और ट्रंप अपने अलग एक पागलपन में चल रहे हैं, इसलिए उनकी विदेश नीति पूरी तरह से हेवाय हो चुकी है। हमारी विदेश नीति की सबसे बेहतरीन जो चीज आपने कवर की कि हम आंखें भी दिखाना जानते हैं, हम डराना भी जानते हैं, और अभयदान भी देना जानते हैं। वो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, हम इस पे विश्वास रखते हैं। साथ ही साथ हम गुट निरपेक्षता की जो हमारी नीति है, जो कि आजादी के बाद से आज तक वर्तमान सरकार तक हम सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। इस नीति ने हमको बहुत ज्यादा मदद दी है, और भारत का दर्जा ऐसा है कि भारत के ऊपर हाथ डालने की हिम्मत बड़े से बड़ा देश या अमेरिका भी नहीं कर सकता। जहां तक चीन की बात रंजन जी ने बोली, मैं बिल्कुल सहमत हूं। चीन युद्ध नहीं लड़ना चाहता। चीन में जो सिंगल चाइल्ड प्रोग्राम उन्होंने किया था उसकी वजह से चीनी सेना का 70%
जो सिपाही है वो अपने माँ बाप का सिंगल चाइल्ड है और सुविधा भोगी है। वो दिक्कतें नहीं, हमने डोकलाम में देख लिया, ये उसकी भी स्टोरीज हैं, कभी बाद में समय में बताएंगे। तो वो नहीं करना चाहता। लेकिन आप जो उथल पुथल अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल आज देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो चाइना करवा रहा है। चाइना पॉलिटिकली ब्यूरोक्रेटिकली डोनाल्ड ट्रंप को खत्म करना चाहता है। क्योंकि एक चीज मैंने पहले हमेशा बताई, आज भी मैं चाहता हूं दर्शक इस बात को समझें कि डोनाल्ड ट्रंप या सारे बड़े जो भी लीडर्स हैं वर्ल्ड के, इस बात को जानते हैं कि चाहे प्रोपोगेंडा में हम कितना भी कह दें अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के बारे में, लेकिन अगर किसी को फौज रखनी है, अगर किसी को रॉकेट फोर्स रखनी है, एयर फोर्स रखनी है, स्पेस फोर्स रखनी है, टैंक्स रखने हैं, तो उसको तेल और गैस पे नियंत्रण चाहिए। वेनेजुएला पे इसीलिए इन्होंने एक तरीके से अप्रत्यक्ष कब्जा किया, और ईरान पे इसीलिए अप्रत्यक्ष कब्जा करना चाहते हैं, अपने मन की सरकार रखना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद चीन का जो डिपेंडेंसी ईरान के ऊपर तेल की थी, उस पर ये कब्जा कर पाएगा। और न सिर्फ चीन पे बल्कि भारत का भी जो एक बड़ा हिस्सा तेल का आता है उस पर भी कब्जा कर पाएगा, रूस को भी नीचा दिखा पाएगा। और ये तेल की वजह से लड़ाई लड़ रहा है। चीन डायरेक्टली इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकता। उसका कारण ये सबसे बड़ा है कि चीन खुद 500 अरब डॉलर से ज्यादा का व्यापार अमेरिका के साथ करता है। तो ये बड़ी सांप छछूंदर की है दशा और दिशा है। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि डिप्लोमेटिक और सामरिक वॉर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सारी साथ में चल रही हैं। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो बड़ी जबरदस्त चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियोस आते हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेटमेंट आते हैं, वो इसी तरफ संकेत देते हैं। अरविंद जी, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी स्थिति अभी बनी हुई है, हम अगर आने वाले समय में नए भू राजनीतिक समीकरण की बात करें तो क्या आने वाले समय में एक नया जो ऊर्जा युद्ध है उसका हिस्सा पूरी दुनिया होने वाली है, लगता है आपको? जाहिर है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अल्टरनेटिव एनर्जी है उसको अभी पाने में अच्छा खासा समय लगेगा। अगर हम ये कहें कि बैटरी आधारित बहुत सारे व्हीकल्स और चीजें आ जाएगी, तो तमाम चीजें ऐसी है जैसा कि अभी पुष्कर जी ने बताया कि खासकर जो सेना के बहुत सारे वाहन इत्यादि हैं उनका नहीं हो सकता है अभी बैटरी में ट्रांसफॉर्मेशन। इसका कारण ये कि वो लंबी दूरियां तय करते हैं। फाइटर प्लेन के लिए हमारे पास बैटरी आधारित कोई समाधान नहीं है। ऐसी तमाम चीजें हैं। तो अभी फिलहाल तो ये जो पेट्रोलियम वाली जो एनर्जी है उसी पे हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा। तो अभी जिसके हाथ में अभी ये तेल वगैरह ये सब कुछ है, वह दरअसल बहुत सारी चीजें करेगा। एक दूसरी बात यह भी है कि अगर यह पेट्रोलियम महंगा होता है तो इसका जीडीपी पर भी असर होता है, और जीडीपी पे इसलिए असर होता है कि प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ने लग जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसलिए बढ़ती है कि वो पेट्रोलियम आपको महंगे दामों पे खरीदना पड़ेगा, तो इसका असर हर जगह पे आता है। तो ऑफकोर्स एनर्जी सिक्योरिटी अपने आप में काफी बड़ी बात है, और भारत सरकार ने बहुत ही समझदारी से और बहुत ही सुंदर तरीके से, एक तरीके से जैसा कि आपने जिक्र किया और दूसरे पैनलिस्ट ने भी जिक्र किया कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलते हुए उन्होंने रूस से भी संबंध बनाए रखा। भारत ने बहुत सस्ते दामों में रूस से जो ऑयल खरीदा, उसी के कारण आज हमारे पास ऑयल रिजर्व है और हम एकदम बिल्कुल तुरंत संकट में नहीं आए, जैसा कि हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है वो एकदम संकट में आ गया और वो गिड़गिड़ाने लगा। तो भारत जैसे मजबूत देश के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, और भारत ने जैसे ही ईरान के विदेश मंत्री से निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया और कहा कि भारत हमारा दोस्त है। और हो सकता है कि अभी ये जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो उसमें भी भारत अमेरिका के खिलाफ अभी तक तो कन्विंस नहीं है, पर बहुत जल्दी ही हो सकता है। अगर उसे उचित लगा तो ब्रिक्स से भी एक ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है। और अभी तो भारत ब्रिक्स वैश्विक शक्ति संतुलन क्या वैश्विक शक्ति संतुलन क्या बदल सकता है या स्थिर रहेगा जैसा भी है? देखिए, वैश्विक शक्ति संतुलन को बदलने के लिए हमें आर्थिक स्तर पर भी काफी मजबूत होना पड़ेगा, जिसके लिए भारत सरकार बहुत सारे जो अल्टरनेटिव रास्ते हैं वो ढूंढ रही है। खासकर रोजगार की तलाश में हमने जो खासकर मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए हम ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण करना चाह रहे थे, तो वो कर रहे। तो भारत बिल्कुल इतनी बड़ी आबादी को दुनिया नकार नहीं सकती है। भारत की आबादी ही भारत की ताकत है, और मुझे लगता है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा और जो आंतरिक सुधारों की जरूरत है जो भारत में,
उसकी तरफ सरकार जरूर प्रयासरत है। हमने तमाम शिक्षा नीतियों में भी परिवर्तन किया है ताकि एक तरीके से स्किल लेवलर्स वाली जो समस्या है उसको हम काउंटर कर सके, और तमाम नीतियों में परिवर्तन आ रहा है इस सरकार के नेतृत्व में। नीतियों में परिवर्तन, लास्ट समअप लेंगे प्रियदर्शी जी आपके साथ। नीतियों में परिवर्तन तभी आता है जब नियत साफ होती है, और नियत साफ हो तो नीति परिवर्तन से नियति भी सकारात्मक तय हो जाती है। भारत कुछ इसी ही दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत की जो एक भारत का जो फॉर्मेशन हुआ, ये कहा गया कि नॉन अलाइनमेंट, क्या ये कहा जाए कि वास्तव में जो आज की परिस्थिति है वो फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टीपोलर मल्टी अलाइनमेंट, इस तरफ हम भारत बढ़ चुका है, और शायद यही वजह है कि जब भी कोई संकट आया है समाधान सबसे पहले भारत ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यूक्रेन और रसिया युद्ध में भी भारत पर निगाहें थी, ईरान भी भारत की ओर देख रहा है, और जो सबसे बढ़िया शब्द आपने इस्तेमाल किया कि मल्टीपोलर, ये दुनिया मल्टीपोलर होने जा रही है। या फिर ये कहिए कि अमेरिका के बाद की जो हायरार्की है अब उसमें कई देश आ चुके हैं। अमेरिका अभी भी सुप्रीम है, नंबर 1 है, लेकिन उसके बाद जो हायरार्की होती थी जिसमें रूस और चीन का ही नंबर आता था, अब ऐसा नहीं है। अब कुछ और भी देश शामिल हो गए हैं उस हायरार्की में जो दुनिया के नीति और नियति को तय करने की स्थिति में है, और उसमें भारत भी शामिल है। विदिता जी, बिल्कुल भारत शामिल है और भारत आगे भी शामिल रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं हम तीसरे पे क्यों, हम तो प्रथम पर पहुंचेंगे अगर इसी नीति के साथ आगे बढ़ते रहे, अच्छी नियत के साथ आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर होर्मुज पे हाहाकार तो मचा हुआ है। ट्रंप जिस तरीके की नीति अपना रहे हैं, जिसे बार बार कहा जा रहा है गेम ऑफ ऑप्टिक्स है, लेकिन इतना जरूर है कि ट्रंप की जो नीति चल रही है, अगर ये परिस्थिति बनी रहती है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक संकट मंडराता हुआ नजर आएगा। और अगर वैश्विक संकट आता है, अर्थव्यवस्था अगर डगमगाती है विश्व की, तो निश्चित रूप से इसका कुछ असर भारत पर भी पड़ेगा। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत वो है जो समस्याओं में भी समाधान ढूंढने का मादा रखता है, और भारत की नीतियों ने यह समाधान ढूंढना तय भी कर दिया है। शिवालिक और नंदा देवी आ चुके हैं, बाकी जो 26 जहाज फंसे हुए हैं वो भी जल्द ही देश में आ जाएंगे। यानी होर्मुज में भले ही ट्रंप के लिए हाहाकार मची हो, लेकिन भारत के लिए होर्मुज में हिंदुस्तान के लिए खासतौर से जय हो रही है। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रण क्षेत्र के साथ। जय हिंद।